हाय, मैं रजून पांडे, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। सेकेंड चैप्टर आपका है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब विलयन। विलयन चैप्टर में मेरा जो ये फर्स्ट लेक्चर है विलयन का, और ये मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट का लेक्चर होने वाला है। 25 मिनट से ज़्यादा लेक्चर हम अपलोड करने में हमको दिक्कत होती है, वैसे मोबाइल से ये अपलोड करना होता है। तो दिक्कत को देखते हुए हम 25-25 मिनट का आज 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड करने के बाद आपका ये लेक्चर क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम सॉल्यूशन को पढ़ाने से पहले मैं पढ़ाऊँगा आपको मिक्सचर। क्या पढ़ाऊँगा? मिक्सचर पढ़ाऊँगा। मिक्सचर मतलब होता है मिश्रण। मिश्रण किसे कहा जाता है? दो पदार्थ को लीजिए और दोनों पदार्थ को आपस में मिला दीजिए। दो पदार्थ लेकर के दोनों पदार्थ को आपस में मिला दीजिए। जब वो मिल जाए तो वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना में दाल चावल सब्जी सब आपस में मिलाते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा आपका क्या हो गया? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसको हिंदी में कहा जाता है समांगी मिश्रण। क्या कहा जाता है? समांगी मिश्रण। और इसको कहा जाता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। अगर कम से कम दो पदार्थ को मिलाएंगे तभी मिश्रण बनेगा, एक पदार्थ से मिश्रण नहीं बनेगा। दो शुद्ध पदार्थ लिया जाए तब आपको विलयन प्राप्त होता है। जैसे देखिए, ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण, यही समांगी मिश्रण ही कहलाता है विलयन। क्या कहलाता है? विलयन। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। फिर एक बार, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाएगा? विलयन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? समांगी। समांगी मतलब एक समान रूप से मिल जाए। एक समान रूप से अगर मिल जाए तो समांगी। अगर एक समान रूप से ना मिले, जैसे बालू में गेहूं ले लीजिए, थोड़ा सा बालू लीजिए, कितना बढ़िया से मिलाएंगे तो बढ़िया से मिलेगा नहीं। कहीं गेहूं का ज्यादा मात्रा हो जाएगा और कहीं पे बालू की का मात्रा ज्यादा हो जाएगा। एक समान रूप से वो मिल नहीं सकता है। तो इस वजह से बालू और गेहूं का जो मिश्रण होगा वो क्या होगा? बालू प्लस गेहूं, दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। इसी तरह से नमक को थोड़ा सा लीजिए और नमक को कहां पे घोल दीजिए? पानी में घोल दीजिए। NaCl लिया जाए और इसको कहां पे घोल दिया जाए? H2O में। तो NaCl जब H2O में घुल जाता है तो एक समान रूप से घुलता है। जैसे वो जो है चाय जब पीते हैं तो चाय जब बन जाता है तो चाय की मिठास कम ज्यादा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो शुगर का वितरण है पूरे आयतन में वो एक समान हो जाता है। अगर वितरण, किसी कंपोनेंट का वितरण जो है पूरे आयतन में एक समान हो जाए तो उस मिश्रण को कहा जाता है होमोजीनियस मिश्रण। जैसे नमक को पानी में डाल दीजिए। नमक को पानी में जब डालेंगे तो ध्यान दीजिए, नमक को पानी में डाल करके बनाया गया विलयन। क्या बनाया गया? विलयन। अब चाहे ऊपर से एक बूंद विलयन लीजिए, चाहे बीच से लीजिए, चाहे एकदम से नीचे से लीजिए, उसमें नमक के और जल के का जो परसेंटेज होगा उस विलयन का, नमक और जल की जो मात्रा होगी वो तीनों बूंद अलग अलग जगह से लेने पर भी तीनों जगह क्या होगी? समान होगी। तो समान हो गई मतलब समान रूप से वितरित होना ही गुण है किसका? होमोजीनियस मिश्रण का। तो देखिए,
दो या दो से अधिक पदार्थों के, इसका परिभाषा क्या बना, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, क्या समांगी मतलब एक समान रूप से, फिर एक बार कह रहे हैं कि अगर एक समान रूप से वितरित हो जाए, जैसे किसी भी पानी में कोई चीज घुल रहा है तो जब घोलेंगे तो एक समान रूप से घुलेगा, तो वो कौन सा पानी हर समय जो विलयन बनाता है वो कौन सा विलयन बनाता है, समांगी बनाता है। क्या बनाता है, समांगी बनाता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलयन। तो विलयन भी क्या है, मिश्रण है। विलयन भी क्या है, मिश्रण। विलयन भी एक प्रकार का मिश्रण। हम एक चीज कह सकते हैं कि सभी विलयन क्या होते हैं, मिश्रण। सभी विलयन क्या होते हैं, मिश्रण। नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, फियर पे ये चीज नोट होना चाहिए कि सभी विलयन क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं, और सभी मिश्रण विलयन नहीं होते हैं। नहीं समझ में आया, सभी विलयन मिश्रण तो होते हैं लेकिन सभी मिश्रण विलयन नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। देखिए यहीं पे एक नोट लगा दीजिए। नोट क्या लगाइए, पहले एक चीज जान लीजिए यहीं पे, जैसे विलयन के बारे में बताया जा रहा है तो एक चीज याद रखिए, अगर दो पदार्थ का मिश्रण दो पदार्थ का भी हो सकता है, तीन पदार्थ का भी हो सकता है, चार पदार्थ का भी हो सकता है, ऐसे विलयन है। विलयन में दो पदार्थ उपस्थित हो, तो मतलब जिस विलयन में केवल दो पदार्थ उपस्थित हों उस विलयन को कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है, बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब द्विअंगी विलयन। हिंदी में क्या नाम होगा, द्विअंगी विलयन। दो पदार्थ जो विलयन में उपस्थित होते हैं ये कहलाते हैं विलयन का घटक। क्या कहलाता है, विलयन का घटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विलयन के घटक कहलाते हैं। और इस पूरे चैप्टर में हमको बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि दो पदार्थ को घोल करके क्या बनाया जाएगा, विलयन बनाया जाएगा। तीन का प्रयोग नहीं करेंगे। चलो फिर आगे बढ़ा जाए। ऐसे जैसे बाइनरी सॉल्यूशन है ऐसे बाइनरी मिक्सचर होता है। अगर तीन पदार्थ मिले हो तो उसको कहा जाता है ट्राइनरी सॉल्यूशन। अगर चार पदार्थ मिले हो तो क्वार्टरनरी। सॉल्यूशन। इस प्रकार से जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है ये, लेकिन हमको इन सब से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब सिर्फ इससे बाइनरी सॉल्यूशन से। चलिए यहाँ तक तो बात बढ़ चुकी है। चलिए सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन में हमने बताया कि बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। कौन सा सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में जो दो पदार्थ मिलाए होते हैं वो दोनों क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं।
एक घटक को कहा जाता है सॉल्वेंट और दूसरे घटक को कहा जाता है सॉल्यूट। देखो, विलयन का वह घटक, सॉल्वेंट की परिभाषा कैसे लिखेंगे? विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक हो, जिसकी मात्रा अधिक होती है, मात्रा अधिक हो, उसे क्या कहा जाएगा? सॉल्वेंट, या इसी को हिंदी में कहा जाता है विलायक। क्या नाम होता है? विलायक। मतलब विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक हो, नोट्स में लिखिएगा, जिसकी मात्रा अधिक हो, दो घटकों में से जिसकी मात्रा अधिक होगी उसी को क्या कहा जाएगा? विलायक कहा जाएगा। और जिसकी मात्रा कम होती है, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है, उसे क्या कहा जाता है? सॉल्यूट, या इसको विलेय कहते हैं। क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। तो द्विअंगी विलयन में दो घटक हुए, एक घटक विलायक होता है, दूसरा घटक क्या होता है? विलेय होता है। अब जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको विलायक, और जिसकी मात्रा कम होगी उसको क्या कहा जाएगा? विलेय। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। एक तो शरबत, शरबत क्या दो ही पदार्थ को मिलाना है, तो आप कह सकते हैं मीठा पानी। क्या कह सकते हैं? मीठा पानी। मीठा पानी में क्या क्या मिलाया जाता है? एक तो मिलाया जाता है शुगर, चीनी प्लस पानी। बोल भाई। एक हम लिख रहे हैं चाशनी, जलेबी, रसगुल्ला ये सब बनाना होता है तो चाशनी का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी शुगर होता है प्लस वाटर होता है। ध्यान दीजिए, शरबत जब बनाते हैं तो शरबत में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो पानी आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। क्या होगा? सॉल्वेंट। और चीनी की मात्रा कम होती है तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। या ये विलायक और ये विलेय। यहां पर देखिए, कभी भी चाशनी बनाने वाले से पूछेंगे तो उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसे क्या कहा जाएगा? सॉल्वेंट। यहाँ पर शुगर क्या होगा? सॉल्वेंट, और वाटर क्या होगा? सॉल्यूट। मतलब यहाँ पर देखो, एक जगह पानी क्या है? सॉल्वेंट है, और एक जगह पानी क्या है? सॉल्यूट है। तो देखो, मात्रा ज्यादा हुई पानी की तो सॉल्वेंट हो गया, मात्रा कम है तो क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, और मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जैसे आपसे कह दिया जाए 30% CH3OH विलयन, 30% क्या है? मेथिल एल्कोहल का विलयन है। क्या कहा गया? 30% मेथिल एल्कोहल का विलयन है। 30% तो देखो विलयन है, तो विलयन में दो घटक होंगे। एक क्या होगा? एक तो हो गया मेथिल एल्कोहल, तो CH3OH, एक घटक ये हो गया। अब ये किसी में घुला है तो सार्वत्रिक विलायक क्या होता है? पानी। दूसरा क्या हो गया? पानी। ऑटोमेटिक आप जान लीजिए कि पानी में घुला होगा। अब देखो कितना परसेंट है? 30%। 100% में कितना परसेंट ये है मेथिल अल्कोहल? 30%। तो बाय द वे ये 30 ml है, तो ये कितना ml होगा? 70 ml। बोलो किसकी मात्रा ज्यादा हुई? मेथिल एल्कोहल की मात्रा कम हुई, पानी की मात्रा ज्यादा हुई। तो यहां पर ये क्या होगा? सॉल्वेंट। पानी क्या हुआ? सॉल्वेंट। और ये क्या हुआ? सॉल्यूट। क्या हुआ? सॉल्यूट। और देखो बच्चों, फिर
जैसे आपसे कह दिया जाए 60% एथेनॉल सॉल्यूशन, इसका अर्थ क्या हुआ? अब ये सॉल्यूशन है तो एक तरफ एक घटक हो गया एथेनॉल और दूसरा घटक ये किसमें घुला है? वाटर में, H2O। वाटर जान लीजिए वाटर में घुल जाता है। तो एथेनॉल कितना है? 60 है, 60 ml बाई ml में माना जाए तो 60 ml है, और H2O कितना ml होगा? 40 ml होगा। अब बोलो भैया यहाँ पर मात्रा किसकी ज्यादा है? एथेनॉल। तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, और ये आपका क्या हो जाएगा? वाटर, सॉल्यूट हो जाएगा। और जानना चाहते हैं तो बोलिए। और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं आपको, एग्जाम्पल मेरे पास बहुत है, बस इतना समझिए। जैसे आपसे कह दिया जाए 50% एथेनॉल या मेथेनॉल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को SOLN लिखा जाता है, आप जान लीजिएगा। तो इसमें CH3OH कितना है? 50 ml बाई वे है, तो H2O कितना ml होगा? 50 ml। अब ये समस्या खड़ी हुई, अब इसमें आप किसको सॉल्वेंट मानेंगे, किसको सॉल्यूट मानेंगे? अब चूंकि दोनों ये भी लिक्विड अवस्था में है, ये भी लिक्विड अवस्था में है, अगर ऐसा कंडीशन है तो किसी को भी हम इसको सॉल्वेंट मान सकते हैं, किसी को सॉल्वेंट और किसी को सॉल्यूट। मतलब ये सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉल्यूट भी हो सकता है, ये भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों हो सकता है। लेकिन एक चीज और है, अगर कह दिया जाए आपसे अगर कह दिया जाए, मतलब एक और सेपरेशन है 50% वाला सेपरेशन, यदि मतलब सॉल्यूशन का विलयन का मतलब 50% वाला कंडीशन है, 50% अगर उपस्थित है उस समय का कंडीशन है। अगर विलयन का, ध्यान दीजिए, विलयन में विलयन के दो घटक हुए, अगर विलयन में किसी घटक का, क्या, किसी घटक का, घटक की भौतिक अवस्था विलयन जैसी है तो उसे विलायक कहते हैं। जैसे 50% शुगर सॉल्यूशन, अब बोलो शुगर है और क्या है? वाटर है। शुगर कितना है? 50, बोलो 50 ग्राम मान लीजिए, और वाटर भी कितना है? 50 ग्राम है। दोनों की मिलाएंगे, अगर सॉल्यूशन बन रहा है और लिक्विड है, क्या है? लिक्विड है, लिक्विड के रूप में आ रहा है तो ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। अगर लिक्विड आ रहा है तो वाटर क्या होगा? वाटर आपका हो जाएगा सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, क्योंकि इसका लिक्विड सॉल्यूशन का भौतिक अवस्था और घटक का भौतिक अवस्था अगर सेम है तो वही क्या हो जाता है? सॉल्वेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉल्वेंट हो जाता है। आगे देखिए, अब अगला हेडिंग आपको हम डला रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स कितने होते हैं? देखिए ध्यान से, कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है आपकी सुविधा के लिए।
एक है टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा आपका कैटेगरी है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मतलब ये टेम्परेचर ताप पर निर्भर नहीं करता, ताप पर निर्भर नहीं निर्भर है, और ये क्या करता है, ताप पर निर्भर। कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, यूनिट होते हैं, वो ताप पर डिपेंड करते हैं, मतलब निर्भर करते हैं, और कुछ मतलब सांद्रता को व्यक्त करने की विधि, ये कंसंट्रेशन टर्म्स का अर्थ ये है व्यक्त करने की विधि या यूनिट्स कह सकते हैं। दो कैटेगरी में है, एक है ताप पर निर्भर करता है और एक ताप पर निर्भर नहीं करता है। जिसमें V होगा, जिस भी फार्मूले में V होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि गैसियस लॉ में आपने पढ़ा है V इज प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा। इसलिए अगर B है किसी भी फार्मूले में, अगर B है तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और अगर B नहीं है तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। देखिए P और B दो फैक्टर ऐसे हैं जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो P तो यहाँ पे नहीं काउंट है, P तो है होगा नहीं यहाँ पे। मेन चीज है P जब आएगा ऑस्मोसिस प्रोसेस में या ऑस्मोटिक प्रेशर में, जब आप P के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर जितने भी टर्म्स हैं उसमें P नहीं है, केवल B आता है। B आता है तो B जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अतः कुछ जो है टर्म्स कंसंट्रेशन सांद्रता के कुछ टर्म्स ताप पर निर्भर करते हैं, कुछ ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। देखिए कौन कौन निर्भर करते हैं, जैसे देखिए B/B परसेंट, या किसी को कह सकते हैं भार प्रतिशत। क्या कहा जाता है, भार प्रतिशत, या इसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं B/B परसेंट। दूसरा हो सकता है भार आयतन, आयतन भार नहीं होगा, सॉरी, आयतन सॉरी, इसके लिए प्रतिशत, तो B/B यहाँ पे सही हमने लिखा है, भार आयतन प्रतिशत। तो ये क्या हो जाएगा, भार को WT भी कहीं कहीं लिख दिया जाता है, W/B परसेंट। फिर है मोलैरिटी, इसको हिंदी में कहा जाता है मोलारता। अभी आप देखेंगे कि ये भी आयतन पर डिपेंड करता है। फिर नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता। यहां पर देखिए, यहां पर कौन कौन फैक्टर हैं, ध्यान दीजिए। ये इतने तो ताप पर निर्भर करेंगे। देखो जाहिर सी बात है, आयतन है, इसमें भी आयतन होगा, इसमें भी आयतन होगा, आगे जब पढ़ाया जाएगा तो आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भार प्रतिशत, इसको कहा जाएगा W/W परसेंट। फिर मोल फ्रैक्शन, इसको कहा जाता है मोल प्रभाज, इसमें भी आयतन नहीं है। फिर मोलैलिटी,
इसको कहा जाता है मोललता। ये सब ताप पर डिपेंड नहीं करते हैं। समझ में आया? मतलब ये ताप पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक, ताप पर डिपेंड करेंगे? नहीं करेंगे। इतने ताप पर डिपेंड करते हैं क्योंकि इनके जो फार्मूले में आयतन होता है, इनमें किसी में भी आयतन उपस्थित नहीं होता है। समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? अब नेक्स्ट देखिए, वीडियो बहुत बड़ा नहीं बना सकते हैं, यहाँ तक एक वीडियो में हम कर दे रहे हैं। अगला जो है अभी तुरंत जो है रिकॉर्ड करके दूसरे वीडियो में कर दे रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, इससे हमको एनर्जी मिलेगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।